सुनीता राजपूत जी, आपका स्वागत है। अमित, अरे कहाँ अटक गए। हैप्पी न्यू ईयर। चलो भाई, सभी को नमस्कार, सब राज्य खुशी। एक बात को आप ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को एक पूरी बुक भेज चुका हूं। आपके ध्यान है कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको पूरी बुक नहीं मिली है? मैं आप लोगों को हिंदी की पूरी बुक अपलोड कर चुका हूं, अगर आप लोगों के ध्यान होगा तो। ठीक है, और अगर आप लोगों के ध्यान है तो मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूं, और वो बात ये है, गुरुजी आ रही है। भाई श्री राम यादव, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। देखिए, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया है, मिल गई बुक, ठीक है। वर्णमाला मैंने आप लोगों के सामने खत्म कर दिया है, और जो उस बुक है, आप लोग ये समझ लीजिएगा, उस बुक के पेज नंबर 9 से लेकर के 17 तक, उस बुक के पेज नंबर 9 से 17 तक ये आप लोगों ने रट देने हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, यूपीएसआई में अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, और आप, वो बुक है क्या, पहली बात तो आप ये समझिएगा, उस बुक में है क्या। अगर आप चैप्टर वाइज खोल के देखोगे तो यूपी पुलिस और यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपीएसआई 2017 है, 2018 है, 2019, 2021-22 के आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन है वह बुक। वो बुक जो है अभी 2017, 18, 19, 20, 21 में जो प्रश्न आए हुए हैं यूपी पुलिस, यूपी एसआई वगैरह में, उन सभी प्रश्नों का क्वेश्चंस का कलेक्शन है, क्वेश्चंस का कलेक्शन है मेरे भैया, है ना। और आप लोगों की, कई बच्चे कह रहे हैं वो बुक है कहां, तो आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स के फोल्डर में जाना, इंपॉर्टेंट नोट्स के फोल्डर में, वहां पर वो आपको बुक मिल जाएगी, है ना कन्हैया। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट्स के फोल्डर में जाओगे तो वो आपको बुक वहां पर आराम से, आसानी से मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने ढूंढी होगी तो। लेकिन अगर आप केवल क्लास में ही रहते हो तो फिर आप लोगों को कहां मिलेंगे। सुनीता जी बिल्कुल सही बात है, कन्हैया मेरे भाई बहुत बढ़िया बात है, जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझना। उस बुक में आपके जिस पैटर्न पे प्रश्न आए हुए हैं वो पूरा का पूरा पैटर्न दे रखा है, तो आप लोग समझो कि शुरू से ही एक तैयारी को एक सही लेवल पर लेकर के जाओ। लास्ट में भागा दौड़ी इधर उधर इधर उधर इधर उधर जो है, उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपने समझना। यूपी पुलिस में नहीं हुआ, रविंद्र की गम की बात नहीं है, पर खुशी है कि हिंदी में 36 क्वेश्चन सही थे। बताओ और क्या चाहिए, बढ़िया है। अब मिल गई ना बुक, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, विवेक कुमार मेरे भाई, ये विवेक कुमार का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सर हिंदी यूपीएसआई में एडवांस लेवल की आती है और क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज नेक्स्ट लेवल की हिंदी लर्न कराए। मेरे भाई विवेक, एक बात मेरी बता दे, जो मैंने अभी तक वर्णमाला टॉपिक पढ़ाया है, क्या इससे ज्यादा तूने आज तक पढ़ा है कहीं? इससे ज्यादा जो मैंने आप लोगों को वर्णमाला पढ़ा दी है, क्या इससे ज्यादा कहीं हिंदी देखी भी है तुमने? तुम बताओ, नेक्स्ट लेवल की। हमसे ना कहो, क्योंकि मैं आप लोगों का कोई पक्ष नहीं छोड़ने वाला। अभी अभी जस्ट 1 मिनट पहले कमेंट पढ़ा था रविंद्र कुमार का, उन्होंने कहा कि सर 37 में से 36 नंबर आए हैं मेरे यूपी पुलिस के फाइनल एग्जाम में। आप सोच के चलो, यही सब तो हिंदी पढ़ा रहा हूं, इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, नंबर कितना है
आएगा वो तुमने देखना, मैं रास्ता बताऊंगा, रास्ते पे चलोगे तुम। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कह दिया पेज नंबर 9 से 17 तक पेज नंबर आप लोगों ने रट लिए हैं। मुझे बताओ किस किस ने पढ़े हैं ईमानदारी से? कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने इस बुक के पेज नंबर 9 से लेकर के 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। करण भाई, किस किसने नहीं पढ़ा? अब एक बच्चा भी ईमानदारी से नहीं कह रहा है सर मैंने पढ़ा है। एक रवि कह रहा है, ये कह रहा है फर्स्ट टाइम क्लास है। आरपी मेरे भाई कोई बात नहीं, आरपी सिंह। तो आप ये बात समझो, ये कल की क्लास में पढ़कर आना, पढ़ लेना, आज ही पढ़ लेना। कल की क्लास में तो मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अगला टॉपिक, जिसका शुरू करता हूं शब्द। और शब्द बुक में बता देता हूं कितने पेज पर है। हाँ, आज पढ़ लेना, बिल्कुल पक्का है, आपको मेरी कसम है। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसका पेज नंबर बता देता हूं, फिर शुरू करता हूं। तत्सम तद्भव कहां गए? 75 से 84, 75 से 84 नंबर पेज पर आप बुक में जाकर के देख लेना। जो बुक अपलोड कर रखी है उसके पेज नंबर 75 से 84 तक पढ़ लेना मेरे भैया, ठीक है ना? मेरी बात को आप प्यार से समझें, 75 से 84 तक पढ़ लेना है। जो बुक मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट नोट्स में अपलोड करवा रखी है, ठीक है? ये मैं आपको शब्द पढ़ाने वाला हूं। अब मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। देखिएगा, आपको मरने नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पढ़ लेंगे। चलो अच्छी बात है, मरना मरने मत दियो भाई, है ना? सर्दी से वैसे ही मर रहे हैं, आप मत मारियो। चलिए बात करते हैं शब्द क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि सर शब्द क्या है, कोई बताए आंसर? विवेक कुमार के 35 क्वेश्चन सही थे पुलिस में। चलो अच्छी बात, पिछली बातें छोड़ो, अब हमने नया फोकस करना है। अब उससे भी एक आधी चीज एक्स्ट्रा ही जोड़ता चलूंगा हिंदी में, ठीक है? देखिए शब्द क्या है। अगर आप लोगों के मन में ये आए कि सर वर्णों का समूह शब्द है, आप मुझे बताओ सही है कि नहीं, यस और नो। मैं कह रहा हूं कि सर वर्णों का समूह ही आपका शब्द है। क्या ये बात आपकी सही है? यस और नो बताओ, यस और नो। क्या शब्दों का समूह, क्या वर्णों का समूह शब्द है? यस और नो? नहीं, नहीं। एक कह रहा है यस, एक कह रहा नहीं। प्रतिभा कह रही है नहीं, कोई कह रहा है नहीं, कोई कह रहा है यस। तो समझो, कभी भी वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता है, नो आंसर होगा। क्यों? मैं आपसे कह रहा हूं एक वर्ण है क, एक वर्ण है न, दोनों वर्णों को मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? कन। अब कन का क्या कोई अर्थ निकलेगा? भाई मैंने कहा कि एक वर्ण है क, वर्ण है तुम्हारे सामने, देख लो, चाहिए मेरी बात मत मानियो बेशक। एक वर्ण क, एक वर्ण न, मैंने दोनों को जोड़ दिया है, बन गया है कन। क्या कन एक शब्द है? नहीं है। ये आपका शब्द नहीं है, तो फिर शब्द होगा कैसे? दो या दो से अधिक वर्णों का समूह कभी भी शब्द नहीं कहलाता है। बल्कि आप ये समझिएगा कि जो शब्द है, ये शब्द मेरे भैया समूह तो है। कैसा समूह? किसका समूह? तो समझिएगा दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक समूह का मतलब क्या होता है? यहां एक शब्द लिख दिया है तुम्हारे सामने, सार्थक। इस सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है मेरे बच्चे अर्थ सहित। अर्थ सहित का मतलब क्या है? कि वे वर्ण जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वे वर्ण जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसी को हम सार्थक कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अर्थ सहित, कि जब दो वर्ण मिलेंगे, मिलने के बाद उन्होंने कोई ना कोई अर्थ भी प्रकट करना है। जैसे मैंने कहा
एक लिखा है तुम्हारे सामने क, एक लिखा है तुम्हारे सामने वर्ण म, एक लिखा है तुम्हारे सामने वर्ण ल। अलग 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 है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर मैं इन दो वर्णों को जोड़ दूं तो ये बनेगा कम। क्या कम ने अर्थ प्रकट किया? अगर इसने अर्थ प्रकट किया है तो ये शब्द कहलाएगा। सुमन, डीके, रविंद्र, ठीक है, अर्थ पक्का निकलेगा। प्रतिभा बच्चे समझ लेना, मैंने क और ल को जोड़ करके मैंने लिख दिया कल, इसका भी तो अर्थ निकला। अरे मैंने तीनों जोड़ दिए, मैंने कहा क म ल, मैंने तीनों फिर से जोड़ दिए क ल म। अरे हर बार क्या इनका अर्थ निकल रहा है कि नहीं? तो दो या दो से अधिक वर्णों का समूह हो, लेकिन वर्णों का समूह भी ऐसा समूह हो जो मिलने के बाद, जुड़ने के बाद कोई ना कोई अर्थ को प्रकट करे, कोई ना कोई अर्थ को प्रकट करे। जब तक वह अर्थ को प्रकट नहीं करेगा, जब तक वह शब्द भी नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो ये डेफिनेशन है शब्द की, कि शब्द है वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का अर्थ सहित समूह, वर्णों का ऐसा समूह जो किसी न किसी अर्थ को प्रकट करे। और सुनो एक डेफिनेशन और, अर्थ, मैंने कहा शब्द जो है वो अर्थ या सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आप कहोगे सर सबसे छोटी इकाई तो आपकी वो है वर्ण है। अरे वर्ण है, लेकिन ये किस आधार पर पूछा है? अर्थ या सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह है आपकी शब्द। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो अब आपके सामने एक बहुत छोटी सी बारीक सी बात बताता हूं कि शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, बताओ जरा। शब्द का वर्गीकरण जो है वह कितने आधार पर किया जाता है? मेरे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, जल्दी बता दो भाई, शब्द का वर्गीकरण जल्दी से बता दो कितने आधार पर किया जाता है? मेरे महबूब कयामत होगी, ओ आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अब सुनो, 5 नहीं लक्की मेरे बच्चे, सचिन, ना 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 5 नहीं, अरे सुमन 2 नहीं भाई, गलत 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 गलत। शब्दों का सुनीता ने कहा बिल्कुल सही, 4 आधार पर। कौन कौन से मेरे भैया सुनो। सबसे पहले आप कह सकते हो उत्पत्ति या उत्पत्ति के साथ में स्रोत के आधार पर। दूसरा आप कह सकते हो सर रचना कह लो या बनावट के आधार पर। मैंने कहा वेरी गुड, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। तीसरा आपके सामने आएगा सर चाहे तो विकार के आधार पर कह लो, चाहे आप प्रयोग के आधार पर कह लो, और अंतिम है आपका कौन सा? अरे अंतिम है चाहे आप अर्थ के आधार, अरे यार क्या हो रहा है, चाहे आप अर्थ के आधार पर कह लो, चाहे आप सार्थकता के आधार पर कह लो। ठीक है, पिछली हिंदी पढ़ाई थी तो सार्थकता नहीं जोड़ा गया था, अब जोड़ दिया है। अब की बार मैं आप लोगों को उससे एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी में ऐसा रहे, निश्चिंत रहे, पेपर हमने छोड़ने नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, ऑप्शन से भी नहीं पढ़ना है। हम पेपर में बैठे तो पूरा का पूरा सुसरा याद मिले जब तो आएगा मजा। ठीक है ना, पूरा याद मिले जब तो आएगा मजा, बस ये बात आप समझो। अब सुनो मेरी बात,
उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संकर। पांच भागों में बांटा गया है, 5 भाग मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज मैं आपको नई चीज बताऊंगा जो पहले भी नहीं पढ़ाई होगी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखिएगा। रचना बनावट के आधार पर 3 भेद। सबसे पहला रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योगरूढ़। ठीक है, और विकार एवं प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। पहला तो आप यहां से समझना, पहला मैं यहां लिखूंगा, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं, सिर्फ डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे। और ये जो आपके सामने विकारी लिख दिए हैं, इस विकारी के भी मेरे भैया 4 भेद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। चौथा है क्रिया। अविकारी के भी 4 भेद। सबसे पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, और 4 नंबर पे कौन है? विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक बात और समझना, बहुत बढ़िया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक आधार पर इधर बचा है सार्थकता। सार्थकता के आधार पर भी 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक है निरर्थक और दूसरा है सार्थक। एक है सार्थक, एक है निरर्थक। तो क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? बोलो भाई, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? कोई टेंशन हो तो बता दियो, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप लोगों से बात करने से पहले डायग्राम पूरा कर दो मेरे बच्चे, है ना। अब मैंने कहा निरर्थक के कोई भेद नहीं, लेकिन सार्थक के फिर 4 भेद। एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी, चौथा है विलोमार्थी। पहले डायग्राम बनाओ, फिर समझाता हूं क्या है क्या नहीं है। खत्म कर दो 1 मिनट में, खत्म कर दो 1 मिनट में। चलो चलो चलो, चलो भाई, कोई दिक्कत है? किसी का मैसेज आ गया था व्हाट्सएप पे, मैं देखने लग गया था। आप भी व्हाट्सएप तो चलाते होंगे, चेक कर लिया करो अपना अपना मैसेज भी, ठीक है।
मेरी तो चलती क्लास में ऐसे ही चलता रहता है। चलो भाई आइएगा, आगे बढ़ते हैं। करण ठीक है मेरे भाई। आदित्य, आशीष सर रिप्लाई कर दो, पीडीएफ इसकी मिलेगी या नहीं? पीडीएफ तो भाई मिलेगी ही, पीडीएफ के भरोसे रहने वालों का लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात का। पीडीएफ तो मिलेगी, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। देखो मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, नंबर कहां से दूं? ठीक है, चलो भाई ठीक है। चलो थोड़ी इस बात को आप लोगों के समझ में आ गया है। अब एक बात समझो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, उन सब के लिए एक बात बता देता हूं। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की, सारे बच्चे सुनेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा को देते हैं, किसी भी परीक्षा को देते हैं, तो आपका एक प्रश्न तो यहां से आना ही आना है। बोलो हाँ या ना? कंफर्म है, कंफर्म है। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में रूढ़ यौगिक योग रूढ़। आशीष कुमार कह रहा है सर आईफोन दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अच्छा कैजुअल है, क्योंकि मैं आप लोगों के, एक बात समझो, मैं यहां अपने आईफोन की वजह से खड़ा नहीं हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो खड़ा हूं। तो मेरे पास आईफोन है या वो फोन है या ये फोन है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आप लोगों के सामने आईफोन की वजह से थोड़ी हूं, मैं आप लोगों के बीच में हूं तो थोड़ा पढ़वाया है इसलिए। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को समझेंगे। रूढ़ यौगिक योग रूढ़ में से बाई चांस एक प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न कंफर्म यहां से संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, इन चारों में से एक प्रश्न, एक प्रश्न, एक नहीं, संज्ञा का अलग आएगा, सर्वनाम अलग आएगा, विशेषण का अलग, इन चारों से भी एक प्रश्न आएगा। यहां से भी आएगा, यहां से भी, हर एक चैप्टर में से प्रश्न आएगा ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई है? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? उसके बाद में आगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। ये डायग्राम मेरे बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है आप लोगों के बीच में। आप मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, सब याद रख लेंगे। ये मुंह जबानी याद होना चाहिए, मुंह जबानी सबको डायग्राम याद होना चाहिए। आंख बंद करते ही डायग्राम तुम्हारे सामने आ जाए। अच्छा, उत्पत्ति, स्रोत, रचना, बनावट, विकार, प्रयोग, अर्थ, सार्थकता। ठीक है, इसके 5 भेद, इसके 3 भेद, इसके 2 भेद, 2 के भी 4 भेद, उसके 2 भेद, एक के कोई भेद नहीं, एक के फिर 4 भेद। याद रख लोगे? याद होना चाहिए मेरे बच्चे। अब मेरे भैया आगे चलिएगा, यहां से शुरू कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने लग रहा हूं, देखिएगा, ये पढ़ा रहा हूं तत्सम तद्भव, एक एक करके शब्द। सबसे पहले मैं आपको उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जब पढ़ाना शुरू करूं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ाना शुरू करूं, तो एक शब्द आता है तत्सम। अच्छा, तत्सम है क्या? तत्सम जो है, इस शब्द को देखो मेरे भाई, तत्सम शब्द मेरे बच्चे, तत्सम बनता है तत् प्लस सम के मेल से। तत्सम शब्द कैसे बनता है? तत् प्लस सम के मेल से बनता है। बोलो हाँ है ना? याद है तो फिर जल्दी से बताओ आगे। मैंने कहा तत्सम शब्द बनता है तत् प्लस सम के मेल से। तत् जो है, दोनों के दोनों संस्कृत के शब्द हैं, दोनों के दोनों संस्कृत के शब्द हैं। और तत् का मतलब, तत् सर्वनाम है जिसका मतलब होता है उसके या उसमें, और सम का मतलब होता है समान। अब इसका मतलब क्या निकलेगा? उसमें समान तो हो नहीं सकता, उसके समान हो जाएगा, तो इसको फिर हटा दो, यानी कि इसका अर्थ निकला है उसके समान। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि वे उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। रावेंद्र मेरे भैया, संस्कृत के समान, कि वे शब्द जो किस भाषा के हैं? वे शब्द जो संस्कृत के हैं,
संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी जिनका प्रयोग हम हूबहू कर लेते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं अक्षी, अक्षी कहते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा आंख। मैं तुमसे कह दूं मेरे भैया गर्दभ, गर्दभ कहते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा गधा। मैं कह दूं कदली, कदली कहते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा केला। मैं तुमसे तुरंत कह दूं आम्र, आम्र का मतलब होता है आम। अरे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे लाडलो, हस्त, हस्त मतलब है हाथ। सारे के सारे संस्कृत के शब्द है, बोलो हाँ या ना। सारे के सारे संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन आप समझ में आना मेरी बात, संस्कृत के होने के बावजूद भी हिंदी में इनका ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिया जाए तो वही शब्द, वही शब्द, वही संस्कृत के शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। याद हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि सर तद्भव भी तो पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है, तद्भव शब्द भी पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो देखो मेरी बात सुनो, फिर आगे चलो। तद्भव शब्द कैसे बना है? तद्भव शब्द बना है तत् प्लस भव के मेल से, तत् प्लस भव के मेल से। ओ मेरे भैया, तत् का मतलब होता है उसमें, और भव का मतलब होता है परिवर्तन। उसमें परिवर्तन, उसमें परिवर्तन, परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? अरे वो संस्कृत वाले शब्द, वो संस्कृत वाले शब्द जिनमें जरा सा परिवर्तन होने के बाद हिंदी में प्रयोग किया जाए, उनको ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। अरे संस्कृत के शब्द यूं के यूं प्रयोग कर लिए हुए हैं, वो आपके तत्सम है, और संस्कृत वाले शब्दों का रूप बदल गया, परिवर्तन हो गया, बिगड़ गया। वह आपका क्या कहलाएगा? तद्भव, 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 तद्भव। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर आ गई तो सुनो, अक्षी में परिवर्तन हुआ, बन गया है आंख। आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, तो अक्षी तत्सम है, आंख हो गया है, हिंदी का तद्भव हो गया है। मैंने कहा गर्दभ में परिवर्तन होकर के हो गया है गधा। अरे कदली में परिवर्तन हुआ है तो बना है केला। आम्र में परिवर्तन हुआ है आम। हस्त में परिवर्तन हुआ तो, दोनों बातें क्लियर है, दोनों बातें क्लियर है। बोलो यस और नो। तत्सम और तद्भव दोनों बातें आपके क्लियर हुई कि नहीं? मुझे बताओ जल्दी से। अरे तत्सम तद्भव में क्लियर हुई कि नहीं? आगे बढ़े। अब चलो, बताओ। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया है। मैं आप जो बताने वाला हूं वो सुनिएगा। भाई मेरे सामने मान लो कोई शब्द आ गया, तो मुझे क्या पता कि तत्सम है, ये तद्भव है? मैं पहचान लिखवाऊंगा आप लोगों को। अब क्लियरली पहचान लिखवाने वाला हूं, तो चलिएगा। तत्सम तद्भव की पहचान लिखो। तत्सम एवं तद्भव की पहचान। चलो भाई बताओ फटाफट से। सबसे पहली बात आप समझना,
यदि आप किसी शब्द में लगा देख लो संयुक्त वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, तो आप ये समझ लेना वह शब्द आपका होगा तो कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे जैसे देखो यहां पर क्ष लिखा है, अगर किसी शब्द में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र आ जाए वह तत्सम शब्द होगा। अरे कहां गए, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, मैंने कहा कि भैया ज्ञान, मैंने कहा त्रिशूल, है ना, मैंने कहा आपसे क्षेत्र। आप देखो इन शब्दों में, क्या इन शब्दों में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र जुड़े हैं कि नहीं? अगर जुड़े हैं तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। मैंने कहा जिस भी शब्द में आपको लगे मिले क्या, आपको लगा मिले अण, वह भी आपका हो जाएगा कैसा शब्द, वह भी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे जैसे देखो मैं आपसे कह दूं प्रणाम, प्रमाण, मेरे भैया परिणाम, क्या याद रख लोगे, परिमाण। ये सारे के सारे शब्द आप लोगों के बीच में आ गए हैं, बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? अब आगे सुनिएगा, आप ये बात को भी ध्यान में रखेंगे, कौन सी को, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, अण जो है ये आपके आते हैं तत्सम शब्दों में। और तत्सम शब्दों में क्या आते हैं भैया, देखिएगा, अगर कहीं तत्सम उपसर्ग या तत्सम प्रत्यय लगा है, किसी शब्द में आपको उपसर्ग तत्सम उपसर्ग या तत्सम प्रत्यय लगा मिले, वह भी तत्सम शब्द रहेगा। जैसे मैं कह दूं परीक्षा, परि आपका उपसर्ग है, मैं कह दूं सामाजिक, आपका इक जो है प्रत्यय है। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं, ठीक है? अरे मेरी बात समझ में आ गई ना? आगे चलो, चलो भाई आगे देखिएगा, जहां कहीं आपको चंद्र बिंदु लगा मिले, चंद्र बिंदु लगा मिले, ये लो चंद्र बिंदु लगा दिया है, और चंद्र बिंदु जहां 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 में लगा मिलेगा वो तद्भव होगा रे, ध्यान रखियो, तत्सम नहीं होगा, तद्भव होगा। क्यों? चंद्र बिंदु का प्रयोग कभी भी तद्भव तत्सम में नहीं किया जाता है। बिंदु का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में हो सकता है, लेकिन चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा 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 तत्सम में होगा, तद्भव में होगा। जैसे मैंने कहा आंख, मैंने कहा पांच, मैंने कहा आंच, कितने ही लिख लो यार तुम, क्या दिक्कत है इसमें? और सुनो, दो वर्ण और आते हैं, कौन कौन से? एक आपका ड, एक आपका ढ, जिसको हम द्विगुण भी कहते हैं, पढ़ा रखा है, द्विगुण भी कहते हैं। ये द्विगुण से बनने वाले शब्द जो है वो भी आपके तद्भव में आते हैं, द्विगुण वाले वर्ण भी तद्भव में आते हैं। जैसे मैंने कहा पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, 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 लड़ाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, सुनीता ने बहुत अच्छा एक और आंसर दिया है। पता है मेरा दिमाग खराब है, क्या करें? मुलाकात करो, मुलाकात। और
और सुनो तो फिर इसी बात पे। मैंने कहा 6 नंबर पे और कहानियां लिखो। 6 नंबर की कहानी तो सुनो। र जो है, र का रेफ रूप या पदेन रूप हो। मैं आपको र के रूपों के बारे में बता चुका हूं, वो भी आपके तत् तत् तत्सम होते हैं। जैसे रेफ रूप कर्म, कार्य, ठीक है। क्लास नहीं रुकी है, क्लास चल रही है भाई, समझ में आ गया। और क्या होता है र का पदेन रूप, र का रे। हाँ, एक बात और याद आ गई है। एक शब्द जो है इसका प्रयोग हम तत्सम में भी करते हैं, एक का प्रयोग हम तद्भव में भी करते हैं। ठीक है, एक का प्रयोग तत्सम में भी करते हैं, तद्भव में भी करते हैं, लेकिन एक के अलावा सभी संख्याएं एक के अलावा सभी संख्याएं तद्भव होंगी। जैसे मैंने कहा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ना। बोलो भाई। मैंने आपको कुछ पहचान के तरीके बता दिए हैं और उम्मीद है पूरी कि आप लोग इन तरीकों को पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने आपको तद्भव तत्सम की पहचान बता दी है, पूरी उम्मीद है कि अब आप लोग इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने आप लोगों को बता तो दिया कि सर देखिएगा 5 भेद होते हैं, तत्सम पढ़ा दिया, तद्भव पढ़ा दिया। ड ढ द्विगुण, अरे भाई ड ढ ड ढ नीचे बिंदु लगा होगा ना, इनका प्रयोग हिंदी में होता है, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत में 3 वर्णों का प्रयोग केवल हिंदी में होता है, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रख लेंगे, मेरी बात आप लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे मेरे बच्चे। ठीक है मनोरमा, शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलिएगा आगे बढ़ता हूं मैं अब आप लोगों के लिए। अब हमारे सामने बच गए हैं देशज, विदेशज और संकर। तो लिखो भाई देशज, देशज। तो देशज बना ही कैसे है? देशज बना है मेरे भैया, देखो देश प्लस ज के मेल से। ज एक प्रत्यय होता है जिसका मतलब होता है जन्मा, अर्थात देश में जन्मा। वे शब्द जिनका जन्म देश में ही हो जाता है, वे शब्द जिनका जन्म देश में ही हो जाता है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा बाप, खटिया,
डिबिया, खिड़की, धड़ाम, ऐसे शब्द हैं जो आपका जन्म देश में ही हो जाए उनको कहते हैं। ठीक है कि नहीं? देश में जन्मे शब्द देशज। लेकिन एक बात पे गौर करो, कभी कभी लोटा डलिया पर, बिल्कुल सही है, कभी कभी कुछ ऐसे भी शब्द हो जाते हैं जिनका जन्म विदेश में हो जाता है। देखिएगा, विदेश प्लस ज अर्थात विदेश में जन्मा। वे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ है, वे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ है, वो सारे के सारे सुसरे विदेशी शब्द कहलाते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे भाई, इन्हीं को एक बात सुन लेना, इन्हीं को हम और भी नाम देते हैं, विदेशज को ही। विदेशज शब्द जो है, इन्हीं को हम एक नाम देते हैं विदेशी शब्द। इन्हीं को हम एक नाम देते हैं आगत शब्द, आए हुए। इन्हीं को हम एक नाम देते हैं ग्रहीत शब्द। ग्रहीत मतलब जो ग्रहण किए गए हैं। मेहमान शब्द, वेरी गुड, मेहमान शब्द भी कहते हैं, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं भाई, हमारे थोड़ी हैं। मेहमान शब्द भी कहते हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना? बता दो अब जल्दी से। जैसे जैसे मैं आप लोगों से कह दूं पेन, पेंसिल, अखबार, आदमी, रिक्शा, अलमारी, अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्द। चाय, चीनी, चीकू, वेरी गुड। चाय, चीनी, चीकू, बहुत बढ़िया। अदालत, बहुत बढ़िया। अरबी फारसी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। खत्म है? एक बचा है तुम्हारा, एक बचा है। अरे जिनका जन्म देश में हो देशज, विदेश में हो विदेशज। एक बचा है, कौन सा? आगे चलूं? आगे चलते हैं, तुम कहो तो आगे चलते हैं, तुम कहो तो आगे भी। संकर शब्द, संकर शब्द 5 नंबर पे, 5 नंबर पे आज का अंतिम प्रश्न है। संकर शब्द, अच्छा संकर शब्द क्या होते हैं जरा मुझे बताओ, आप मुझे बताओ जरा, संकर शब्द क्या होते हैं? जल्दी बता दो फटाफट। जिनका निर्माण दो अलग अलग शब्द खंडों से हो, जिनका निर्माण
दो अलग अलग भाषाओं के जैसे आप देखिएगा, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, टिकट घर, वर्षगांठ, उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी, ठीक है कि नहीं? क्या गलत टाइप हो गया? अलग भाषा शब्द खंडों से होते। फॉर एग्जाम्पल टिकट, ठीक है ठीक है ठीक है। उड़न खटोला, बिल्कुल सही। देखिएगा, मैं मेरी बात समझो, अब समझो समझो। रेल इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। गाड़ी हिंदी का। मैंने कहा टिकट अंग्रेजी इंग्लिश, घर हिंदी, वर्ष संस्कृत का शब्द है। मैंने अभी अभी कहा था, ऊपर देखो र लगा है, रेफ रूप है। गांठ हिंदी का, मैंने आपसे कहा था, देखो चंद्र बिंदु लगा है। मैंने कहा उड़न संस्कृत का शब्द है। तस्तरी अरबी फारसी का शब्द है। तो क्या आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि भैया जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द खंडों से मिलते हैं, मेरे भैया मेरी कहानी समझ में आई? क्लियर क्लियर क्लियर। अब अगर किसी के मन में हो तो बताओ, उड़न तस्तरी होता है उड़न खटोला। ठीक है, अब बताओ मुझे यार, अब मुझे ये बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे फटाफट से बता दो। नो डाउट, डीके कह रहा है सर नो डाउट। क्लियर है, रूबी कह रही है, विशाल कह रहा है, विशाल बाबू ठीक है, विवेक तो पप्पियां भेज रहा है। नो डाउट, ठीक है। सुनीता जी कह रही है सेम नो डाउट। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड, इतना अच्छे से समझाया। आशीष मेरे भैया, मेरे बच्चे। मनोरमा वेरी गुड। विशाल, गुरुजी यौगिक शब्द भी कह सकते ना? यौगिक अलग चीज है, वो कल की क्लास में बताऊंगा। रविंद्र मेरे भैया, कल की क्लास में बताऊं, बड़ा एक जरा सा बारीक सा अंतर होता है ना। मूल विधि की क्लास नहीं पता गंगा सागर कब शुरू होगी। मूल विधि की क्लास मुझे नहीं पता कब शुरू होगी। यूपीएसआई में मैं आज पूछता हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, और किसी के मन में कोई हो तो बोल दो, नहीं कल मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद जय। और सुन लेना, मैंने आप लोगों से कहा है कि आज आप लोगों ने जाकर के पेज नंबर कितना देखना है। वर्णमाला के लिए तो पेज नंबर 9 से 17 पढ़ने हैं, और आज के लिए उसी बुक के पेज नंबर 75 से 84 पढ़ने हैं। समझ में आ गई? आज उसी बुक के 75 से 84 पेज नंबर पढ़ने हैं। आधे आज पढ़ लेना, 75 से 80 आज पढ़ लो, 75 से 80 आज पढ़ लो, 80 से 81 से 84 कल पढ़ लेना। इसके 2 दिन में क्लास पूरी होगी, तो आज बुक का 75 से 80 पढ़ लेना है आज, और 81 से 84 पढ़ लियो तुम कल। ठीक है,
मिलता हूं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।